Hello everyone, welcome to Wikipedia. I am Sarthak, Senior Faculty Wikipedia, and I also welcome you to our initiative where we discuss important MCQs related to various topics which are very important for our SSC CGL exam. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटी। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ डील करेंगे, जहां पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये वेरियस एसएससी एग्जाम से पहले भी पूछे भी हुए हैं एंड कहीं नहीं भी पूछे हुए, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। ये वाले जो क्वेश्चन है ना कि सिर्फ सीजीएल, आपके अदर एग्जाम्स ऑफ एसएससी वहां पर भी आपके काम आएंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, बट जस्ट बिफोर दैट I have a wonderful information with you to share, which is this SSC CGL कंप्लीट कोर्स, राइट? अगर आप अभी भी कोई एक कोर्स की सर्च में है जहां पर आपको एक ही जगह पर सारा कुछ कंटेंट, चाहे वो आपकी पीडीएफ हो, स्टडी मटेरियल, आपके टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, लाइव क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, एवरीथिंग, सब कुछ, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, राइट, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट? जहां पर जो है अपनी सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, राइट, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स। अभी पीडिया ने आपके लिए, राइट, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लॉन्च कर रखा है, विच इज द एसएससी सीजीएल 2024 कंप्लीट कोर्स, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, राइट? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज जस्ट लुक एट द प्राइस। नॉर्मली इसका प्राइस होता है 7500, विच इफ यू आस्क मी इज नॉट मोर। मेरे हिसाब से 7500 भी ज्यादा नहीं है, जितना कंटेंट आपको मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है वो भी। बट एक बहुत ही अच्छा आपके सामने, एक बहुत ही स्टील डील जिसको बोलते हैं, हम आपके लिए लेके आए एट एन ऑफर ₹4999। 5000 ही पूरे चार्ज नहीं किए जा रहे आपसे, 4999 के अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट? वेयर यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, लेक्चर्स, करंट अफेयर्स, इवन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, राइट? सो दिस इज एन ऑप्शन। और ये कोर्स जो है आपका स्पेशली सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं, आपके रिमेनिंग एग्जाम्स जो एफएसएससी के, उनके लिए भी इक्वली रेलिवेंट रहेगा। तो इफ यू, इससे रिलेटेड जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सपोर्ट नंबर भी वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कोर्स। एंड इफ यू आस्क मी, इट्स अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे समझे आप डेफिनेटली इस पर रिलाई कर सकते हैं, राइट? ओके, एंड वन इंपॉर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन विच इज दिस व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक नीचे बायो में आपको मिल जाएगा। व्हाट इज दिस व्हाट्सएप ग्रुप? यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, राइट, एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेरी, यू कैन आस्क अस इन फ्रॉम दिस ग्रुप। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये इनिशिएटिव। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इफ यू आस्क मी, मैं आपकी जगह होता तो अभी के वीडियो को पॉज करता और पहले इस लिंक को ज्वाइन करके वीडियो, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करता, एंड आई वुड हैव आस्क्ड ऑल आवर रिलेटेड क्वेरीज विच एट एन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? नीचे इसका लिंक इसका बायो में है, जहां पर आप ज्वाइन कीजिए। एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड ओवर इन दिस ग्रुप, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रोटोकॉल रिवाइज कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है आपको। आपको वीडियो को करना है पॉज, राइट? वीडियो को करना है पॉज, एंड देन आपको वीडियो को करना है पॉज और फिर करना है उसको आंसर, राइट? जैसे आप आंसर कर लेंगे, देन यू शुड चेक वेदर यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है, देन काइंडली चेक करिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कैसे आपने कहा, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी, राइट? अगर आपने सिली मिस्टेक नहीं करी तो कैसे, क्या आपका ये टॉपिक वीक है, राइट? तो इसको कैसे रिवाइज करना है, और जो भी आपकी इनकरेक्शन है उसको करेक्ट करके अपने उसी टाइम नोट्स के अंदर ऐड इन कर लीजिए, राइट? बिकॉज होता क्या है ना, कि बोलते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, राइट? जो भी आप चीजें इनकरेक्ट करोगे वो ज्यादा अच्छे से याद होंगी आपको। दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट, राइट? ऐसे ही कंटिन्यू करना है, रामायण की तरह वीडियो को देखते हुए नहीं चले जाना कि क्या चल रहा है देखते चलते हैं। नो, वीडियो को पॉज करना है, देखना है गलत करेक्ट है या इनकरेक्ट। करेक्ट है तो बहुत बढ़िया, इनकरेक्ट है तो चेक करें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली गो विद द फ्लो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which one of the following is responsible for establishing the contingency fund of the state? Right? Contingency fund of the state की बात हो रखी है यहाँ पर, राइट? सेंट्रल कंटिजेंसी फंड की बात नहीं हो रखी। तो अब कंटिजेंसी फंड जो है, कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन देखते हैं, ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, या डी नन ऑफ दीज, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज contingency fund of the state, right? Just a second.
ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी, आपसे बेसिकली क्या पूछा है, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट की बात पूछी है यहाँ पर, सेंट्रल कंटीजेंसी फंड की बात नहीं है। तो कौन होगा आंसर, आंसर होगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अगर जो हमारे जो सेंट्रल जो अगर बात होती है, सेंट्रल जो कंटीजेंसी फंड है, राइट, अंडर आर्टिकल 267, राइट, अंडर आर्टिकल 267 एक कंटीजेंसी फंड अपना, राइट, पार्लियामेंट जो हैंडल करता है, राइट, उसको पार्लियामेंट हैंडल, बेसिकली पार्लियामेंट उसको एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन उसको कंट्रोल किसका होता है उस पर, प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट। तीन फंड्स हैं अपने, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट, एंड देन दिस कंटीजेंसी फंड। बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के केस में कौन आ जाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, राइट, पार्लियामेंट नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, Who among the following was the finance minister in Nehru's interim government in 1946? राइट, नेहरू जी की एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इंटरिम कैबिनेट भी बोलते हैं जिसको, 1946 में, बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, राइट। सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी जो, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, राइट। ऑप्शन है आपके, फजल उल हक, लियाकत अली खान, फकरुद्दीन अहमद, या फिर जॉन मठियाई, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम कैबिनेट, राइट। इंटरिम कैबिनेट के अंदर लियाकत अली खान जी थे, साहब जो थे, क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इनकी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो भी मिनिस्टर थे, क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें, कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, कौन होम मिनिस्टर था, राइट, कौन वाइस प्रेसिडेंट था उसका, एंड ऑल दिस थिंग्स, तो पूछते रहते हैं, तो काइंडली ध्यान रखें इस चीज का। ओके, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम, जो अंबेडकर साहब थी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने, वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए थे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। ऑप्शन हैं आपके, ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी पंजाब, या डी मद्रास, राइट। नॉर्मली सबको लगता था कि ये महाराष्ट्र से थे, तो वहीं से कहीं से इलेक्ट होके आए होंगे, तभी ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, बिकॉज आप देखो ऑप्शन में महाराष्ट्र तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिर लगता है गुजरात के पास में पड़ता है, नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। अंबेडकर जी जो थे, वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर आए थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट, एंड इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन, राइट, डू मेक अ नोट ऑफ इट। अंबेडकर साहब जी जो थे, वेस्ट बंगाल से इलेक्ट होकर आए थे, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the 52nd amendment of the constitution is related to, right, 52nd amendment किस चीज से रिलेटेड है, राइट, 52nd amendment, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है अपनी, बाय द वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, अगर कोई रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है तो डेफिनेटली वो भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पहले वाली रेलिवेंट जो पास्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो भी बहुत रेलिवेंट होती है, लाइक दिस 52nd, तब से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, एक रेलिवेंट अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो जितने भी क्वेश्चन अमेंडमेंट के हैं तो उनको अच्छे से करा करो। ओके, ऑप्शंस हैं आपके, ए रिजर्वेशन, बी एंटी डिफेक्शन लॉ, सी इलेक्शन, या डी लोकपाल बिल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल, राइट, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, कब, 1986 के अंडर, 1986 में, एंटी डिफेक्शन लॉ, जहां पर क्या है कि अगर कोई आप पार्टी, अपनी पार्टी छोड़ के जा रहे हो दूसरी पार्टी में, सो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे होती हैं, डोंट वरी, आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कि किस कंडीशन के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं होते, इन केस ऑफ डिफेक्शन, स्प्लिटर मर्जर की दो चीजें होती हैं, वो करेंगे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, देन वी विल डू डील विद दैट आल्सो। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इट इज आस्किंग अबाउट जस्ट द 52nd अमेंडमेंट, किस चीज से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल। क्वेश्चन में नहीं पूछा बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पर कि 10th शेड्यूल भी किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स वगैरह होते हैं, 12 शेड्यूल है, 12 के 12 याद होने चाहिए, डोंट वरी, बहुत ईजी है, याद हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें होती है, बट आराम से कवर हो जाएंगी। यू जस्ट नीड टू फॉलो आवर वीडियोस, हमारी वीडियोस देखते रहिए, राइट, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपकी कवर हो जाएंगी वीडियोस के थ्रू ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आते रहता है, बार बार रिवाइज होता रहता है सब। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस
द पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय, राइट, इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सर्वोदय कमेटी, राइट, देन स्वर्ण सिंह कमेटी, देन तेंदुलकर कमेटी, या डी बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आई एम श्योर बच्चे यहाँ पे दो ही उसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्वर्ण सिंह या बलवंत राय, बिकॉज नॉर्मली इन दोनों कमेटियों के नाम सुने हुए होते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राइट। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, सीडीपी बोलते थे उसको, बेसिकली उसी को, उसकी वर्किंग को चेक करने के लिए बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है नॉल, क्या क्या इसमें चीजें चेंजेस करे जा सकते हैं। तो उसी के जब बनाई उसके लिए गई थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने तब रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायती राज को भी एस्टेब्लिश करना चाहिए, उसी कमेटी, उसी काम के अंदर ही। तो पहली बार बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था किसके बारे में? पंचायती राज के लिए। एंड एज फार एज स्वर्ण सिंह कमेटी इज कंसर्न, ये किस चीज से रिलेटेड है? इट वॉज फॉर्म फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस, इट वॉज फॉर्म फ्रॉम सेंटर स्टेट रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये भी, इस पे भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं। इनफैक्ट हमारी स्लाइड में भी आगे इस पे क्वेश्चन है, राइट। ओके, तो आंसर है इसका पंचायती राज का बलवंत राय मेहता कमेटी, राइट, ऑप्शन डी। देन in which article of the Indian Constitution was the provision of reservation of scheduled caste in the Lok Sabha made, right? कौन सा आर्टिकल है बेसिकली आपका जो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा से रिलेटेड है? आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर, उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए आर्टिकल 330, देन आर्टिकल 331, 332 एंड 333। तो क्या कौन सा आर्टिकल है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोक सभा। इट इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रेयरली आस्क्ड एज वेल। ये बच्चों को जनरली नहीं पता होता, कंफ्यूज होते रहते हैं, सो प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ इट कि आर्टिकल 330 टॉक्स अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोक सभा, राइट। ओके, next C answer is option A. Okay, next, by which of the following constitution amendment Sikkim became a new state of India? See, there is a chapter called as making of India, right? जहां पर जो आप प्रेजेंट इंडिया आप देख रहे हो, इसके अंदर कितनी स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, बट क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसी था? नो, उस टाइम पे बहुत अलग सिचुएशन थी। आज कहाँ उस सिचुएशन से लेके आज के जो प्रेजेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इसकी भी जर्नी कैसे इंडिया ने कवर करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सामने आपके, जहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो सिक्किम था वो इंडिया का एक न्यू स्टेट बना था। बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस सिक्किम क्या था? एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट, मतलब एक किसी और राजा के अंडर था ये। बाद में इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया, राइट, देन इंडिपेंडेंट बनाया गया। उसके बाद अपने इंडिया के अंदर इसको फाइनली एक प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, राइट। अभी भी इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, सिक्किम को स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 371F, राइट। बट अपना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक नया स्टेट बनाया गया था, नए स्टेट, नए राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन है आपके फर्स्ट, बाय द 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन by the 36th constitutional amendment, then by the 42nd amendment, and D 72nd constitutional amendment act, right? So the correct answer for this question will be option B, 36th constitutional amendment of 1975। 1975 के अंदर हुआ था, इनफैक्ट 35th अमेंडमेंट भी इसी से रिलेटेड है, बट 36th अमेंडमेंट के थ्रू फाइनली इसको एक नया स्टेट का दर्जा दे दिया गया था, राइट। इसको डेफिनेटली याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया, right? Okay, next, on which of the following subjects the center and the states both can make a law? Seventh schedule, there is a thing called as seventh schedule, right? Seventh schedule है अपना, seventh schedule के अंदर तीन लिस्ट है, there is central list, right, then there is state list, then there is concurrent list, राइट। और बाद जो इन सब्जेक्ट और इन तीन लिस्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट बच गए उसको क्या बोलते हैं? रेजिडरी, राइट। ओके, सेंट्रल लिस्ट पे कौन बनाता है लॉ? सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और बच गया क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट, इकट्ठा दो चीजों का कंसाइड करना। यहाँ पर कौन बनाता है? सेंटर प्लस स्टेट बोथ कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू विच आर इंक्लूडेड इन दिस कॉन्करेंट लिस्ट। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन पे कौन बनाएगा? सेंटर। स्टेट पे कौन बनाएगा? स्टेट। रेजिडरी, रेजिडरी पे भी कौन बनाता है? सेंटर ही बनाता है, पार्लियामेंट ही बनाएगा। राइट, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 7 शेड्यूल से रिलेटेड था पूरा का पूरा क्वेश्चन बाय द वे। तो सेंटर और स्टेट दोनों किस सब्जेक्ट पे लॉ इकट्ठे बना सकते हैं? वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ऑब्वियसली अगर दोनों में कोइंसाइड करें कि मतलब दोनों ने लॉ बना दिए लेकिन आपस में भिड़ रहे हैं दोनों के लॉ, तो सेंटर का प्रीवेल करेगा। स्टेट का कब प्रीवेल कर सकता है? जब वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेके बनाए, प्रेसिडेंट ने एग्री कर दिया, उसके बाद स्टेट को लॉ बना रहा है, फिर सेंटर का लॉ उसको ओवरपावर नहीं कर पाएगा एज सच। राइट, उसके लिए उनको अलग से कानून एक और बनाना पड़ेगा अगर करना है ऐसा तो। राइट, ओके। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, कॉन्करेंट लिस्ट। राइट, नेक्स्ट। Under which constitutional amendment the voting age was further reduced from 21 to 18? 21 से 18। राइट, 21 से 18। इनिशियली क्या थी? 21 होती थी एज, ना कि 18। ये बाद में एक अमेंडमेंट के थ्रू करी गई है कि अगर आपको वोट करना है तो मिनिमम आपकी 18 ये साल होनी चाहिए एज, तो भी आप वोट कर सकते हो। राइट, आपका वोटर कार्ड बन जाएगा। एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट थी? क्या वो 42nd अमेंडमेंट थी, 44th, 58th या 61st? राइट, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। 42nd नो, 44th नो, 58th नो। द करेक्ट आंसर इज यस, 61st। बाय 61st अमेंडमेंट इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया था, वेयर द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। ऑलराइट, सी द 61st अमेंडमेंट, ऑफिशियली नोन एज द Constitution Amendment Act, lowered the voting age of election of the Lok Sabha and the legislative assemblies of state, दोनों के लिए, सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं, असेंबली ऑफ स्टेट के लिए भी, from 21 to 18 years. This was done by amending Article 326 of the Constitution which concern the election to the Lok Sabha and assemblies. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 326 भी किससे रिलेटेड है? इसी इलेक्शन से रिलेटेड है, यहाँ से भी पता लगता है। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमेशा, कई बार आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन से वो ले लेनी चाहिए। राइट, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राइट, ओके, नेक्स्ट। व्हेन वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट, पहली बार राज्यसभा को कब बनाया गया था? 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ऑब्वियसली उसके बाद ही आया होगा। राइट, तब पहली बार इलेक्शन हुए, तब लोकसभा राज्यसभा का फाउंडेशन हुआ। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ईयर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस ईयर में पहली बार राज्यसभा को फॉर्म किया गया था? राइट, ऑप्शन ए 1947 नो, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1956। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 1952, 1952 पहली बार जनरल इलेक्शन भी हुए थे। राइट, तभी हुए थे, राज्यसभा फॉर्म हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल राइट, नेक्स्ट। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, so first elected members of Lok Sabha, then selected members of Rajya Sabha, then the vice president, और D none of the above। राइट, ऑप्शन इसी हिसाब से सेट है कि आंसर तो आपका निकल ही आएगा। राइट, एक ही बंदा होगा, कौन? दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज बेसिकली हु? इट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो बाय द वे? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बिकॉज ऑफ बीइंग इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पदवी उनको मिलने की वजह से उनको डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बना दिया जाता है, कोई इलेक्शन नहीं होता। राइट, ही इज नॉट बेसिकली इलेक्टेड। तो अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो डायरेक्टली उनको राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो। राइट, सो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट, लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर। और जो स्पीकर होगा वो कहाँ से बेसिकली इलेक्ट करके बनाया जाता है? भाई मेंबर ही जो हमारे लोकसभा के, वो इलेक्ट करके अपने में से बनाते हैं एक लोकसभा का स्पीकर। बट राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। बाय बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, सी, ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स? राज्यसभा के मेंबर्स की क्या टर्म होती है? राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म पूछे यहाँ पर।
बट अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा की क्या टर्म है एज सच, तो आंसर होगा इसका बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं होगा, बिकॉज राज्यसभा डिसॉल्वेबल ही नहीं होती। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाए, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। तो एज सच उसकी कोई टर्म ही नहीं होती, बट राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म होती है। मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता रहता है, राइट? कितनी होती है वो टर्म? दैट इज क्या 2 years? नो। 4 years? नो। 5 years? नो। 6 years? यस। द आंसर इज 6 years। राज्यसभा के मेंबर की टर्म है 6 years, बट राज्यसभा इज अ हाउस, इज अ परमानेंट हाउस, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, वो परमानेंट ही रहता है। ऑलराइट, बट लोकसभा के अंदर क्या, लोकसभा 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, परमानेंट हाउस नहीं है। एज अ हाउस कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, दोबारा नए फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, नई लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी। बट राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूस हाउस है, परमानेंट हाउस चलता रहता है, राइट? बट मेंबर्स की होती है 6 साल, और आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, राइट? आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ होम राज्यसभा रिटायर, right? This is also a very important provision. Okay, next. Where did the पंचायती राज start first in India? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज इंडिया में पहली बार कहाँ पे लागू हुआ था? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इंडिया के अंदर पंचायती राज आया है कब आया है? 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया है, राइट? एज सच कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन कब हुआ है? 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, राइट? कौन से ईयर में? 1992, 1992, राइट? इनके थ्रू आया था, यस और नो? बट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इससे पहले भी, इनफैक्ट इससे पहले भी पंचायती, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो हो गया कि मैंडेट है कि अब हर स्टेट को अपने अंदर पंचायती राज तो एस्टेब्लिश करनी है, लेकिन इससे पहले भी पंचायती राज स्टेट की मर्जी होती थी, वो एस्टेब्लिश तो कर ही सकते थे, और करा भी था। किस स्टेट ने पहली बार किया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके, ए राजस्थान, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश, या डी तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, राइट? नागौर के अंदर पहली बार कब? 1952 के अंदर इनफैक्ट, राइट? राजस्थान के अंदर ही पहली बार एस्टेब्लिश कर दिया गया था, किसको? पंचायती राज को, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको याद हुआ होगा कि पंचायती राज पहली बार कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ स्टार्ट हुई थी? राजस्थान के अंदर, राइट? ओके, नेक्स्ट। द राज्यसभा, द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर, राइट? राज्यसभा डिसॉल्व कब हो सकती है? अभी पीछे मैंने बताया इसके बारे में, राइट? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ऑप्शन है आपके, आफ्टर ईच 5 years, ऑप्शन बी डिसॉल्व विद द लोकसभा, ऑप्शन सी कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। सो ऑब्वियसली क्या आंसर होगा इसका? आफ्टर ईच 5 years, नो। डिसॉल्व विद लोकसभा, नो। कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट, नो। ऑप्शन डी यस, बिकॉज राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो कभी डिसॉल्व ही नहीं होगा। राज्यसभा के मेंबर परमानेंट नहीं है, उनको उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, टेन्योर फिक्स होता है, मिनिमम मैक्सिमम 6 साल का, राइट? और आफ्टर इनफैक्ट आफ्टर 2 years 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर टू, राइट? रिटायर भी करते हैं आफ्टर, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं। वो लॉटरी सिस्टम होता है, वो कैसे निकालने कैसे नहीं। ओके, सी आंसर इज डी। नेक्स्ट। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, राइट? हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इनफैक्ट द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है इनको, सबसे बड़े लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है इनको। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राइट? ऑप्शन देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नो। अटॉर्नी जनरल, यस। लॉ मिनिस्टर, नो। प्रेसिडेंट, नो। तो द करेक्ट आंसर इज अटॉर्नी जनरल। कौन होते हैं ये? अंडर आर्टिकल 76, अंडर आर्टिकल 76 द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स किसको? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। हु इज ही इज लाइक द एडवोकेट, एडवोकेट ऑफ whom? the government. he is like the advocate of government of India, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट की तरह काम करते हैं ये, बिकॉज अब ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत सारे केसेस चलते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जब भी आप देखते हो ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा यूनियन ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट? ये रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर आर्टिकल 76 इनको पावर मिली हुई है, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया।
हमें नॉर्मली बच्चों को लगता है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर नहीं है, इनका काम एज सच जो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो होती है उनको कंट्रोल करना होता है, और कुछ जो स्कीम्स हैं बेसिकली लॉ से रिलेटेड उनको इंप्लीमेंट करना है। बट जो लॉ ऑफिसर है वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। और स्टेट के अंदर भी एक होता है, स्टेट लेवल पे कौन होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है इनका? आर्टिकल 165, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, आई होप। So do make a note of all these things. So the correct answer will be option B. See here. Then, sorry. Okay. The power to create or abolish the upper house of the state legislature belongs to whom? Right. Upper house of state legislature मतलब राज्यसभा। राज्यसभा को क्रिएट करना हो या अबॉलिश करना हो, इसकी पावर किसके पास है? ऑप्शन है आपके, ए हाई कोर्ट, बी स्टेट लेजिस्लेचर, सी गवर्नर, या डी पार्लियामेंट। राइट। अपर हाउस मतलब क्या? पहली बात तो राज्यसभा। लोअर हाउस किसको बोलते हो? लोअर हाउस बोलते हैं हम लोकसभा को। लोअर हाउस इज लोकसभा। बट माइंड यू, यहाँ पे लोअर हाउस बोलना है अपर हाउस से मतलब ये नहीं होता कि लोअर हाउस के कम पावर है या अपर हाउस के ज्यादा पावर है, ऐसा कुछ। नो, नथिंग लाइक दैट। इट इज जस्ट द सेकेंड हाउस, राइट। सेकेंडरी नहीं है ये, लोकसभा के सेकेंडरी या फिर लोकसभा से सेकेंडरी नहीं है। दोनों हाउस के पास काफी हद तक बराबरी पावर होती है, कुछ मामलों में ऊपर नीचे होता है, लेकिन इट इज नॉट अ सेकेंडरी हाउस। इसका अपना रोल है राज्यसभा का, लोकसभा का अपना रोल है, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, राइट। ऑल्दो दे आर कॉल्ड एज द लोअर एंड अपर हाउस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो राज्यसभा है इसको अगर, राइट सॉरी राज्यसभा नहीं, आपसे पूछा हुआ स्टेट लेजिस्लेचर, ये मैंने सेंटर का बताया। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो विधान परिषद है अपना, विधान परिषद, राइट। विधान परिषद, स्टेट के अंदर भी तो विधानसभा और विधान परिषद चीजें होती है ना। आपसे पूछा हुआ है कि विधान परिषद जो है हर स्टेट के अंदर नहीं होती, कुछ ही स्टेट्स में है, यस। तो कई जगह पर क्रिएट करी जाती है, कई जगह अबॉलिश करी जाती है। ये पावर किसके पास है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, पार्लियामेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। क्या प्रोसीजर होता है? जो लोअर हाउस होगा लेजिस्लेचर का, विधानसभा, अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, राइट, तो उसके बाद पार्लियामेंट की मर्जी होती है, चाहे वो उनको एग्री करे चाहे ना करे, फिर इट्स अप टू पार्लियामेंट कि वो जो विधान परिषद है उसको फॉर्म करना है या नहीं करना। एंड सेम गोज फॉर अबॉलिशमेंट ऑल्सो। अगर खत्म भी करनी है कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो उस केस में भी रेजोल्यूशन पास करेगा पहले विधानसभा, उसके बाद इट्स अप टू द पार्लियामेंट वेदर टू कंटिन्यू विद इट और नॉट, right? So the correct answer will be option D. So these were the important questions for today, right? With this we have reached the end of our video, but before that I have a very important information with you to share. that is that is the microverse. Now what is microcourses, right? See, let's take an example कि आपको क्वांट के अंदर कोई पर्टिकुलर सिंपल एक रेशियो प्रोपोर्शन नाम का कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि यार मैं पूरा कर रहा हूँ कोर्स खरीदूं। कोर्स से भी बेटर ऑप्शन आ जाएगा कि मैं सिर्फ क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लूं, राइट। अब मॉड्यूल भी मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा है। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे दूं कि वहां पर आप सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन जैसा टॉपिक, सिर्फ उस टॉपिक को के लिए पेमेंट करें, एक मिनिमल सी पेमेंट करें और उस टॉपिक को प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें, तो डजंट दैट साउंड वंडरफुल? सो माइक्रो कोर्स इज दैट कोर्स। माइक्रो कोर्स आपको ये वाला फीचर प्रोवाइड करता है जहां पर आप सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पेमेंट करें, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके उसको पेमेंट करें, उसको प्रिपेयर करें, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। ये अभी पीडिया का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, राइट। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस टू माइक्रो कोर्स। फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया, abipedia.abhimanyu.com पे। नाउ चूज एग्जाम, जैसे ही चूज एग्जाम करेंगे स्क्रॉल डाउन, चूज एसएससी सीजीएल। जैसे ही इसको चूज करेंगे दिस विंडो विल ओपन अप। नाउ स्क्रॉल डाउन, गो टू माइक्रोवर्स, राइट, दिस विंडो विल ओपन अप, राइट। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी एंड ऑल, एंड देन सी हियर यू विल गेट ऑल द ऑप्शन। लाइक क्वांट के अंदर जाएंगे हम, गो टू क्वांट, ओके। सो दिस मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जीएस के लिए अवेलेबल है, हर एक टॉपिक के लिए अवेलेबल है, सिर्फ क्वांट नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। वट एवर यू वांट टू गो यू कैन गो फॉर इट। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव, वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू टू गेट योर प्रिपरेशन कंप्लीट, बिकॉज ऑल वी वांट, राइट, हम आपके लिए सारे ऑप्शंस रख देते हैं, माइक्रो कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, whatever you want, all we want is just you to stay connected with Wikipedia। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको रिजॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा।
राइट। वी ऑल वी वांट कि आपकी मेहनत जो है वो काम लाए, रंग लाए, आपकी प्रिपरेशन वेस्ट ना जाए, आप एक ऑफिसर बन के निकलो एसएससी के अंडर। सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।